मौसम जिस तरीके से चेंज होता जा रहा है, इसके साथ साथ आपकी स्किन को भी बहुत सारी एलर्जीज होती जा रही है। और बिलखसूस एक मसला जो कि हर बदलते मौसम के साथ तमाम ख़वातीन, तमाम हर हज़रात को भी देखने को मिलता है, वो ये है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। लेकिन इसका क्या सोल्यूशन किया जाए? मुख्तलिफ टोटके भी देखने को मिलते हैं, वो अप्लाई भी किए जाएँ। किसी टोटके से जो है वो आफियत मिल भी जाती है, लेकिन किसी टोटके से मज़ीद चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो आज इस पर बात करेंगे। डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट का भी हम लोग जिक्र करेंगे, और ये बाल गिरने, डेंड्रफ और बहुत सारे जो भी मसाइल होते हैं वो भी हम पूछेंगे। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर जिद्दी अमराज और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जनाब डॉक्टर सैयद गुलाम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप ठीक हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब, ये जो केसेस इतने ज़्यादा चल रहे होते हैं उनमें आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन आपके पास क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? स्किन से रिलेटेड भी बताइएगा और हेयर डैमेज से रिलेटेड भी। क्या आपके पास जो है ना सबसे ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं? अगर डिजीज़ में बात की जाए तो डिजीज़ में आजकल स्कैबीज़ बहुत ज़्यादा है। और स्कैबीज़ इज रिलेटेड टू हेयर? नहीं, स्किन रिलेटेड है और वो बिगड़े हुए केसेस आते हैं। लाइक लोगों को पता नहीं चलता, पहले डायग्नोज नहीं हो पाता उनसे, और वो लोकली उसका इलाज टोटके वगैरह करते रहते हैं, और जब वो स्वेयर शक्ल इख्तियार कर लेता है। और स्कैबीज़ आप एक किस्म का स्किन में इन्फेक्शन कह सकते हैं, और उसमें होता ये है कि आपको रात को बहुत ज़्यादा ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, और लोग उसे एलर्जी के साथ कंपेयर करते रहे, एसोसिएट करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, बेसिकली स्कैबीज़ का अपना, हर डिजीज़ का अपना एक डायग्नोसिस है। उसको उसकी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली हम उसको रूल आउट करके, क्योंकि हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्किन डिजीज़। तो एक जैसे सारे डिजीज़ होते हैं, उसकी हिस्ट्री हम जो लेते हैं वो उससे हमें होता है। ठीक है सर। और हम अगर यूजुअली बात करें तो हर सीज़न में लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। वो एक ही मेरे ख्याल से उसको कंपनसेट करने के लिए एक ही जुमला बोला जाता है कि मौसम बदल रहा है तो आपके बाल गिर। क्या बेसिक रीज़न होती है? बाल गिरने के काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे फूड इनटेक आपका, और आपकी जो जंक फूड लोग लेते हैं, स्लीप नहीं जिनकी प्रॉपर होती। उसके बाद कुछ लोगों का है कि स्ट्रेस फैक्टर होता है, जेनेटिक फैक्टर तो ऑब्वियस है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। कई जगह हार्ड वाटर है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, डेंड्रफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पहले तो उसकी जो कॉज है वो रूल आउट करनी चाहिए। तो नॉर्मली जो लोगों को ज़्यादा इशू आ रहा है वो उनकी सेंसिटिव स्किन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से उनकी जो स्कैल्प है, जो सर की स्किन है, वो इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि बाल उसे वो ग्रिप नहीं कर पाता, और उसके वजह से टूटना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो पहले तो ये टोटकों से तो बिल्कुल भी, हाँ जी, पहले इसका डायग्नोसिस पहले बनना चाहिए। अच्छा, कोई डॉक्टर साहब, कई डॉक्टर्स इस पर बात करते हैं और कहते हैं कि होम रेमेडीज़ ठीक भी होती हैं, तो आपके नज़दीक कोई ऐसी, जिस तरह आप देखें एक हनी का यूज़ करना जी, या ये जो मायोनीज होती है इसका इस्तेमाल करना, और तेल तो एक कॉमन हमारे घर में डेली यूज़ होता है, फिर अंडे दही का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें तो ठीक है ना? ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ख़ास क्वान्टिटी में। जैसे कि अंडे में विटामिन ई है, वो बहुत अच्छा है बालों के लिए, लेकिन उसको एक ख़ास क्वांटिटी है, उसके अंदर यूज़ करें। अब 10 अंडे अगर आप यूज़ करें, 10 अंडे कौन बेवकूफ़ यूज़ करें? आज के इतना महंगा अंडा है डॉक्टर साहब। 10 अंडे, 1 दर्जन अंडे बनते बालों पे, पूरे ख़ानदान के हाथ बाल हों तो फिर भी समझ आती है। जो लोग इस चीज़ को वाकई लेके कॉन्शियस हैं वो तो यूज़ करते हैं, या फ्रीक्वेंट यूज़ ना करें, बार-बार जो। हाँ जी। और दूसरा है कि जब भी ऑयलिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मसाज या किसी से करवा लिया, और वो बहुत ज़्यादा इतना कि वो पहले ही वो हेयर जो है वो डेलिकेट स्ट्रक्चर है, तो उसको अगेन डॉक्टर साहब आई विल कम टू स्केबीज वाले पार्ट पे भी जी। अब स्केबीज वाला आपने बता तो दिया, वो सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा है। क्या पता लोगों को जिनको हो उनको पता भी ना हो कि ये हमें डिजीज़ है। रात के वक्त खारिश होती है, इसके अलावा और क्या? और उसके कोई दाने इस तरह अपीयर नहीं हो रहे होते। हम जो डायग्नोज करते हैं वो इस चीज़ से डायग्नोज करते हैं कि लोगों का स्क्रैच होने की वजह से जो ज़ख्म बने होते हैं उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा स्क्रैच किया है तो ये डेफिनेटली स्केबीज कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये डायग्नोज ना होने की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं स्केबीज के, जो लोग एनी स्पेसिफिक बॉडी एरिया पार्ट जहाँ पर खारिश हो, एक्सेप्ट फेस, बाकी हर जगह पे। कोई एज ग्रुप जिसमें बहुत कॉमनली देखने को ये मिल रहा है? बच्चों में ज़्यादा है, या फिर वो लोग जो गठे रहते हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली कह सकते हैं, या फिर
जो सर्विंग पुलिस में बैरक्स में जो लोग रहते हैं या फिर जो आर्मी में है, सारे एक जैसे। इससे तो मुझे एक प्रॉब्लम समझ में आई कि हाइजीन बहुत ज़्यादा इशू, हाइजीन बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बंदे को जैसे कि फॉर इंस्टेंस फ़ौज की मैं बात करता हूँ तो यस फ़ौज की बात करता हूँ तो फ़ौज में अगर होता है तो उनका एक डॉक्टर होता है जिसे ये पता है कि स्कैबीज़ किस तरह डायग्नोज करनी है, बेशक वो डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है, तो फौरी तौर पे वो घर भेज देते हैं और कहते हैं कि ये उसका इसका स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट है कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो वो उस तरह करें और बाकी घर वालों को भी उनसे बचें और वो चीज़ें सारी। ठीक है सर, लेकिन क्या ट्रीटमेंट है वो भी बताइएगा। मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि उसका जो ज़्यादा विक्टिम आ रहे हैं वो मदरसों में जो बच्चे हैं। ओके, मदारिस में जो बच्चे हैं, एक तो तंग जगह होती है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरी के डायग्नोज करने के लिए कोई उधर स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, वो अपने टोटके ऑयल वगैरह यूज़ करवाएं, वो इस तरह की कड़वी चीज़ें खाएं और इस तरह तो करते रहेंगे, लेकिन बच्चा जब तक घर नहीं आएगा, आगे घर में इतनी एजुकेशन हो कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो वो भी घर में टोटके इस्तेमाल करके तो वो सीवियर डिजीज़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो आपके प्रोग्राम के वसत से एक तो ये लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह का कोई इशू हो तो वो बेशक प्राइवेट ना जाएं, सरकारी अस्पताल में जाएं जहाँ पे प्रॉपर उनका इलाज हो सके और वो बाकी लोग उससे बच सकें, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे रात को सो नहीं पाते और इरिटेशन और सबसे बड़ी वजह ये है कि ये ट्रांसफर डिजीज़ है। इससे ज़्यादा और इसके तदारुक के लिए कोई इंपॉर्टेंट रीज़न हो ही नहीं सकता। मुझे ये बताएं कि इलाज क्या है? इलाज इसका पहले तो है कि जो आप के कपड़े जो हैं वो डेली वॉश होने चाहिए और डेली चेंज एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन में ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो कपड़े वॉश हो रहे हैं वो अलग से होने चाहिए। सारे लोगों के अंदर अगर मिक्स करके करेंगे तो उन्हें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जो बेडशीट्स हैं वो रेगुलरली चेंज होनी चाहिए, और जो बेडशीट्स हैं उन्हें धूप एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक के तौर पे भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो धूप में उन्हें कपड़ों को या फिर जो आपके बेडशीट्स हैं उन्हें रखना चाहिए और प्रॉपरली उनकी बेडिंग होनी चाहिए, तो उस वजह से वो बेहतर। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और आप लोशंस वगैरह का जो इस्तेमाल वो तो डेफिनेटली एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसकी पूरी रिजीम है ट्रीटमेंट की, वो हम देते हैं, वो तो साथ साथ है। लेकिन बचने का ये तरीकाकार है कि उस जब अगर किसी को थोड़ी बहुत भी हो जाए या स्टार्ट हो तो उसी में लोगों को समझ लेना चाहिए कि दिस इज स्कैबीज और इट्स नॉट एलर्जी टाइप, और स्कैबीज इज राइमिंग टू रेबीज। हाँ, तो वो भी ना एक वो जहन में आता है। ये भी बताइए, स्कैबीज जो है वो क्या बाकी स्किन डिजीजेस को भी लीड करती है? बाकी स्किन डिजीज़ के साथ साथ उसका रिलेशन तो है। लाइक जब आप स्क्रैच उसे बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसके जगह इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, और स्किन इन्फेक्शन जो है वो भी एक कंटीजीनियस डिजीज़ है, और फिर लोगों को वो भी ट्रीटमेंट ना हो तो उसके अंदर फिर उसके साथ फीवर एसोसिएट कर जाएगा और बाकी चीज़ें भी उसके साथ साथ स्किन डिजीज़ की आती रहेंगी। तो फर्स्ट ये है कि पहले साथियों से अगर डायग्नोज कर लिया जाए तो उस चीज़ से बचा जा सकता है। ठीक है, अब ये बताएं, जिस तरीके से आपने खुद ही बताया कि स्किन का सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हेयर का सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है? हेयर में सबसे ज़्यादा आजकल जो प्रॉब्लम आ रहा है, पहले ये देखने में नहीं आया था कि फ़ीमेल्स में भी जो एलोपेशिया है, गंजपन फीमेल्स में नहीं था, लेकिन आजकल वो भी देखने में आ रहा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो प्रोडक्ट्स का मिसयूज़ और मेल ट्रीटमेंट है, और ख़ुद से ही अपना ट्रीटमेंट बनाया हुआ और उस पर लोग चल रहे हैं। उसकी वजह से स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और ये भी नहीं पता होता कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उसको करना क्या है। लाइक फॉर इंस्टेंस के अगर आपको जस्ट बाजुकात इरिटेशन है, किसी भी चीज़ से हो सकती है, मौसम की वजह से ड्राइनेस हो सकती है, तो ड्राइनेस की वजह वो डेंड्रफ नहीं है जिसे हम कर रहे हैं कि कोई फंगल इन्फेक्शन के साथ जिसे हम कहते हैं रिलेट कर देते हैं, उसके साथ रिलेट कर देते हैं, और फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन भी खाते रहते हैं, और उसके साथ शैम्पूज भी वही वाले यूज़ करते रहते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, वो जस्ट जाके केमिस्ट से वो शैम्पू ले लेते हैं कि जी फंगल इन्फेक्शन के लिए, हालांकि वो जस्ट एक ड्राइनेस की वजह से आया हुआ है, जिसे आप थोड़ा बहुत ऑयलिंग से थोड़ा बहुत जेंटल मसाज करके उसको आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी लोग क्योंकि कॉन्शियस हैं इसलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कैन यू प्लीज़ टेल अस कि व्हाट इज़ द राइट यूज़ ऑफ शैम्पू?
लेकिन लाइक हाउ वी कैन यूज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये भी कहते हैं, कुछ कहते हैं कि आप स्कैल्प का मसाज करें, कुछ कहते हैं कि सिर्फ बालों को वॉश करना चाहिए। सो ये राइट यूज़ क्या है? राइट यूज़ यही है कि स्कैल्प पे भी होना चाहिए, बालों पे भी होना चाहिए, लेकिन एक जो विगरसली हम यूज़ करते हैं कि हम लोग पता क्या करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूं 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 करते हैं। उस तरह जस्ट उसको लाइक वॉश हो जाए, हेयर वॉश हो जाए, जो उसके ऊपर डर्ट वगैरह है या जो भी उसके ऊपर जो आपका नेचुरल ऑयल आया हुआ है वो वॉश आउट हो जाए, जस्ट इतना करना है। उसको बहुत ज़्यादा आपने जड़ से उखाड़ने की कोशिश नहीं करनी। दूसरी बात ये है कि लोग दो दफ़ा दिन में शैम्पू करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। कोशिश करें आप रोज़ाना शावर ले रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन शैम्पू रोज़ाना ना करें। शैम्पू रोज़ाना ना करें। हाँ, एक ये चीज़ भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शैम्पू को आप डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें, वो कितना हेल्पफुल है? एक ही जैसा उसका है, कोई खास उसमें नहीं है चीज़ के कि आप कहेंगे डाइल्यूशन से कोई कम चीज़। जैसे कल मैं सुन रही थी, किसी ने बोला कि आप शैम्पू की अगर 1/3 क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें बाकी जो है वो आप पानी को ऐड करके फिर आप यूज़ करें, ताकि वो केमिकल ये है ना कि अगर आपके बाल बड़े हैं तो वो यूनिफॉर्मली सब हर जगह लग जाएगा, शैम्पू ज़्यादा नहीं यूज़ होगा, और ज़्यादा अगर उसमें केमिकल्स हैं तो उससे आप बच सकते हैं। डेफिनेटली वो एक है, लेकिन आप यूज़ कम करें उसे, मतलब लाइक वीक में 2 दफ़ा। फिर हम क्या करें? बस वो नॉर्मली वॉश कर लें। नॉर्मली वॉश करें, उससे कोई कंडीशनर। तो फिर यहाँ पर तो लोग ऐसे हैं जो डेली कंडीशन भी कर रहे हैं, डेली शैम्पू भी कर रहे हैं। यही उसकी वर्स्ट होने की वजह बन रही है। उसको हम देखिए हमारे बुजुर्गों के बाल हैं, वो तो केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, सलामत है, बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर दे रहे हैं। दूसरा इसका होता है कि अगर आप पहले तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल है तो देन यू शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी हैं। ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम यूजुअली बायोटिन देते हैं, विटामिन ई देते हैं और विटामिन डी देते हैं, उसकी वजह से भी जो फैक्टर्स हम कम कर सकते हैं। लेकिन जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं उसमें PRP, माइक्रो नीडलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और अभी तक जो इंटरनेशनली जो अभी तक बाल गिरने का ट्रीटमेंट, अभी तक बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ PRP और माइक्रो नीडलिंग है। ठीक है। ये सल्फेट फ्री शैम्पूज जो हैं ये कितने हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी बालों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? बेहतर है आप ज़्यादा हर्बल की तरफ जाएं। जो लोग हर्बल की तरफ जा रहे हैं, आजकल वैसे ट्रेंडी भी है कि लोग बैक टू नेचर आ रहे हैं और हर्बल की तरफ जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। मेडिकेटेड सिर्फ आप डिज़ीज़ में यूज़ करें। अगर डिज़ीज़ है कोई आपको, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर कोई एक्जिमा या फिर एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो उसकी तरफ जाएं। अदरवाइज़ आपको मेडिकेटेड शैम्पू की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर। कोई ऐसी आपकी डाइट में एक आध एलिमेंट हो जो कि आप लें तो आपके बाल या स्किन हेल्दी रह सकते हैं? डाइट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे एलोवेरा है, एग है, और बहुत अच्छा है। विटामिन ई उसमें होता है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप फ्रूट्स में सब कुछ ले सकते हैं, स्पेशली जो आपका मौसमी फ्रूट होता है वो आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से उसके अंदर चीज़ें होती हैं जो उस मौसम में आपको इफेक्ट ज़्यादा दे रही होती हैं, तो वो आप फ्रूट्स लेते हैं। जूसेस का इस्तेमाल अगर करें तो वो बेहतर ज़्यादा रहेगा। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर सैयद गुलाम अब्बास फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं लोग उसको अप्लाई भी करेंगे। और मुझे नई चीज़ सीखने को मिली कि शैम्पू जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग भी इसको इस्तेमाल करें और फिर देखेंगे बाल आपके बचते हैं या जो हैं वो भी उड़ जाते हैं। खराब हो जाए। एक ब्रेक हमारे साथ।